अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम। आज हमने पढ़ना है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, और जिसको हम नॉयमन फंक्शन या न्यूमन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये नॉयमन फंक्शन के नाम से है, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। और इससे पहले हमने देखा था, जब हमने बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन पढ़ा, कि वो सॉल्यूशन जो था, हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे थे। जे एन ऑफ एक्स, यहाँ पर जो एडवांस इंजीनियरिंग की बुक है, इसमें उन्होंने उसको जे न्यू या जे वी, अगर आप कहें तो जे वी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हमने कहा था कि हम जो है एन लिख रहे हैं जे के साथ ना, सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पे भी हम एन यूज कर रहे थे अंदर भी। तो इन्होंने इसको वी लिखा हुआ है, सो इससे कंफ्यूज नहीं होना मैं अगेन। सो जे न्यू ऑफ एक्स, और फिर हमने देखा था कि आर के दो रूट्स आ रहे थे, एक एन पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसी तरह जे एन ऑफ एक्स और जे माइनस एन ऑफ एक्स, या जे न्यू ऑफ एक्स और जे माइनस न्यू ऑफ एक्स, ये दो हमारे पास सोल्यूशन आ रहे थे। बट फिर हमने बाद में ये प्रूफ भी किया कि सो ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन बन रहा था, y इज इक्वल टू c1j v ऑफ x प्लस c2j माइनस v ऑफ x। अब चूंकि this cannot be a general solution of the for an integer v is equal to n, because that in that case we have a linear dependence, और वो linear dependence किस तरह की है, that j minus n of x is equal to minus 1 to the power n j n of x। ठीक है, कि हमारे पास अगर आप देखें तो फॉर वंस, मतलब j1 ऑफ x हमारे पास आ रहा है, j1 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस j1 ऑफ x j माइनस 1, और j माइनस 2 ऑफ x इज इक्वल टू j2 ऑफ x, और j माइनस 3 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस j3 ऑफ x। इसी तरह j4 प्लस आ जाएगा अगेन। तो ये हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहे हैं, और j जो है कभी तो j माइनस के इक्वल है, और कभी वो माइनस j माइनस के इक्वल है। यानी ये कि ये दोनों सिचुएशन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी ये दोनों सिचुएशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको हमने प्रूफ भी किया था, तो जे एन ऑफ एक्स और जे माइनस एन ऑफ एक्स जो है वो इस तरह आपस में इक्वल हैं, ये प्रूफ भी हमने किया था। अब इससे हमें ये एक पता चला कि जो हमारे बेसल फंक्शन है, जो सॉल्यूशन है उसका, these are dependent solutions. The difficulty caused by 25, this thing will overcome in the next section by introducing further Bessel functions called the second kind and denoted by y mu। इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, चूंकि हम v की जगह n यूज कर रहे हैं, तो हम y n कहेंगे। सो कैपिटल y n जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड जो है उसको डिनोट करेगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने फिर बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड के लिए उन्होंने एक वो जो हमारे पास तरीका होता है कि r जो है उसका हमारे पास इंटीजर आया था प्लस n माइनस n, r को फिर 0 रख के देखा है, तो उससे इन्होंने ये y ऑब्टेन किया है। बट हम जो है वो y को, ये उन्होंने y जो है वो निकाला है, तो हम जो है वो y को इस तरह नहीं लेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट सपोज करेंगे, और वो जो डायरेक्ट सपोज करेंगे वो हम ये वाला करेंगे। ये इन्होंने सीरीज एक्सपेंशन की ऑलरेडी की है, जो हमने पढ़ना है बेसल फंक्शन। ऑल्दो इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, बट हम जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड जो है उसको हम उसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको सपोज कर रहे हैं।
क्योंकि हमने उसको उसी फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो ये डेरिवेशन से हमारे पास यही चीज आ जाएगी जो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। लेकिन हमने उस तरीके से नहीं करना, क्योंकि वो r इज इक्वल टू 0 रख के उन्होंने सारा किया हुआ है, हमने इसको इस तरह सपोज करना है, ठीक है। तो ये जो है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है, ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। मतलब सपोज इस तरह नहीं किया कि ऐसे आउट ऑफ नोवेयर हमने कहा कि चलो ये सेकंड फंक्शन हो सकता है। हमने इस पे रिसर्च की है और इस पे यानी कि ये जो कांस्टेंट है उनको देख के, सो ये कांस्टेंट बेसिकली क्या है, y जो है यहाँ पे देखिए ये 1 साइन न्यू ऑफ पाई इंटू जे एक्स, सॉरी ये इस वाले में क्या होगा, ये कॉज ओवर साइन होगा। कॉज हाँ हमारे केस में चूंकि n है तो मैं अब n ही बोलूंगी इसको, सो कॉज n ऑफ n पाई ओवर साइन n पाई इंटू जे n ऑफ x माइनस 1 ओवर साइन n पाई j माइनस n ऑफ x। तो कॉज ओवर साइन जो है, यहाँ पे देखिए x इन्वॉल्व नहीं है, ये दोनों फंक्शन नहीं है, दोनों नंबर्स हैं। कॉज में जब आप इसको रखोगे, ये जो n है ये न्यू है, जब 0 रखोगे तो आपके पास कॉज ओवर साइन एक नंबर आएगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको 1 रखोगे तो इसी तरह, तो ये जो मतलब इस जे वी ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट है, इसी तरह जे माइनस वी ऑफ एक्स का भी जो कॉफिशिएंट है वो एक नंबर है। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जैसे c1 टाइम्स जे वी ऑफ एक्स और c2 टाइम्स जे माइनस वी ऑफ एक्स, ठीक है। वो ऊपर वाले के बाद ही ये कह रहा है कि द सिचुएशन इज नॉट completely satisfactory because the second function is defined differently depending on whether the order v is an integer or not to provide uniformity। अच्छा एक और बात जो आपको हमने पढ़ी थी और आपको याद दिला दूं कि जो जे एन ऑफ एक्स और जे माइनस एन ऑफ एक्स थे, फर्दर मोर ये कि ये दोनों जो थे वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन थे फॉर हाफ इंटीजर्स, और फॉर इंटीजर वैल्यूज ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। एन को अगर आप एन जो है उनको अगर आप हाफ रखते हैं, सो जे 1/2 ऑफ एक्स और जे, ये देखिए ना ये हमने प्रूव किया था कि जे 1/2 ऑफ एक्स जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स जो है वो एक जो है वो इस तरह है, दूसरा कॉज, एक कॉज की फॉर्म में है, दूसरा साइन की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये रहा जे 1/2 ऑफ एक्स और जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स, जे 3/2 और जे माइनस 3/2 जो है उसके भी हमने आंसर निकाले। हमने देखा कि वो आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, जबकि जो यानी हाफ इंटीजर्स के लिए तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये इस तरह के चूंकि एक में देखें कॉज आ रहा है, दूसरे में साइन आ रहा है, और ये दोनों फंक्शन जो हैं अगर आप इनकी सीरीज देखें तो ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, साइन और कॉज। तो हाफ इंटीजर्स के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ इंटीजर्स के लिए हमें जो है वो एक और सोल्यूशन निकालना है। जो और सोल्यूशन हम निकालेंगे वो हाफ इंटीजर्स के लिए भी मतलब इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा फर्स्ट का, ठीक है। तो ये नहीं है जो हम इंटीजर्स के लिए निकालेंगे उसको हाफ इंटीजर्स के लिए ऑलरेडी होना चाहिए। तो ये हमने फिर सोल्यूशन जो है सपोज किया है, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ओवर साइन कॉज एन पाई ओवर साइन एन पाई, इनमें एक्स नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नंबर है। जे एन ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर साइन, इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके बोल रही हूँ मैं, 1 ओवर साइन एन पाई जे माइनस एन ऑफ एक्स, ठीक है। इस पे फिर हम लिमिट लगा देते हैं कि ये जो हमारा n है, हम देखेंगे अपने केस में इन्होंने कहा है कि जो v है वो n को अप्रोच कर रहा है और n जो है वो इंटीजर है, हम कहेंगे कि n जो है वो p को अप्रोच कर रहा है। तो ये जैसे मैं आपको बुक से ये थोड़ी सी थ्योरी जो है वो बताने के लिए, बाकी हम अपने नोट से देखते हैं इसको मजीद। दिस फंक्शन इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर v और नॉयमन फंक्शन ऑफ ऑर्डर v। इस फंक्शन को हम कहते हैं ये बेसल फंक्शन है second kind. So let us somehow let us show that j n of x and y n of x are indeed linearly independent. तो ये हमें कैसे शो करना है, दोनों के लिए हमें शो करना है, एक तो इंटीजर्स के लिए भी और नॉन इंटीजर्स के लिए भी। अच्छा फॉर नॉन इंटीजर्स n the function
yn of x is evidently a solution of Bessel equation because j n of x and j minus n of x are the solution of that equation. ठीक है, so मतलब हाफ इंटीजर्स के लिए तो हमने देखा कि ये और ये दोनों जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं बेसल इक्वेशन का. अब चूंकि ये दोनों जो हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक तीसरा सॉल्यूशन जो है वो है, तो वो तीसरा सॉल्यूशन भी बेसल इक्वेशन का जो है वो यू नो होगा, सॉल्यूशन होगा. बात समझ आ रही है? यानी अब देखो ना, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर लेट्स से y एक सॉल्यूशन है और y है लेट्स से कोई c1 टाइम्स y1 प्लस c2 टाइम्स y2, इस तरह हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, तो हम कहते हैं कि अगर y1 और y2 जो है वो अलग-अलग हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी यानी y भी सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का. तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमने कहा कि अगर j एन ऑफ एक्स और जे माइनस एन ऑफ एक्स हाफ इंटीजर्स के लिए, नॉन इंटीजर्स के लिए अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जो जे वी ऑफ सॉरी वाई एन ऑफ एक्स है वो भी सॉल्यूशन होगा. ये इस तरह जैसे आपने देखा कि जे हाफ ऑफ एक्स और जे माइनस हाफ ऑफ एक्स कॉज और साइन है उसके अंदर, तो कॉज और साइन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी अलहदा से कॉज और साइन के ऊपर क्या होगा, के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैम. Since for those n the solution j n of x and j minus n of x are linearly independent and yn involves j minus n, the function j n and y are linearly independent. So यहाँ पे वो कह रहा है कि चूंकि मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर j माइनस एन ऑफ एक्स है और बेसिकली j एन ऑफ एक्स और j माइनस एन ऑफ एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जो y है वो j एन ऑफ एक्स के ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, y जो है वो j एन ऑफ एक्स, हमारा फिर मतलब बेसल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, j एन ऑफ एक्स, और दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा y एन ऑफ एक्स. j माइनस एन ऑफ एक्स सॉल्यूशन नहीं होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं होगा. तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा जे एन ऑफ एक्स और दूसरा वाई एन ऑफ एक्स, और ये एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, द फंक्शन जे एन ऑफ एक्स एंड जे वाई एन ऑफ एक्स आर thus linearly independent solutions. Furthermore, it can be shown that the limit in वो जो हमने लिमिट ली है कि भाई v जो है वो इंटीजर को अप्रोच कर रहा है and y n is a solution of Bessel equation for integer orders. तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रूव नहीं किया हुआ, इन्होंने इसकी सीरीज एक्सपेंशन में ये बता दिया कि ये हमारे पास सॉल्यूशन बनता है. We shall see that the series development yn of x contains a logarithmic term, hence jn of x and yn of x are linearly independent solution of Bessel equation. अब ये क्योंकि logarithmic term है तो हम कह रहे हैं कि Bessel फंक्शन की linearly independent solution है. ऐसा क्यों है? हमें याद है कि हमने ऊपर कहा था जब हमने फ्रोबिनियस मेथड पढ़ा था कि एक्सटेंडेड पावर सीरीज मेथड या फ्रोबिनियस मेथड से पहले हमने ऊपर जब हमने यहाँ पे हमने केसेस पढ़े थे. हमने कहा था कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो इंटीजर से वेरी कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जो है वो इस तरह का होता है. इंटीजर से इसके नीचे दिया हुआ है, इस तरह का होता है ये. ठीक है, डिफरिंग बाय इंटीजर. तो मतलब रूट्स जो है वो किस तरह के होंगे, एक रूट जो है वो इस तरह का नजर आएगा, दूसरा रूट जो है उसके अंदर एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा. तो जब भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाता है तो दिस मेक्स दी फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ठीक है, पहले हमारा फंक्शन अगर आप देखें तो ओवरऑल कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही थी ना, हमने सिर्फ आर को एक दफा एन रखा, दूसरी दफा माइनस एन रख दिया सेम फंक्शन में, तो ये और ये वाली फॉर्म बन रही थी. अब क्या है हमारे पास यहाँ पे सम कांस्टेंट टाइम, आप इसको समझो कि जे वन ऑफ एक्स है, ये जे एन ऑफ एक्स है, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है. तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है ये मेक श्योर कर रहा है कि ये दोनों फंक्शन यानी वाई वन ऑफ एक्स और वाई टू ऑफ एक्स जो है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. ये हमने पढ़ा हुआ है ना
ये डिफरिंग बाय इंटीजर हो तो हम ये अप्लाई करते हैं। एक दफ़ा सोल्यूशन जो है उसको ये लेते हैं, दूसरी दफ़ा ये लेते हैं। ये हम इससे फेमिलियर हैं कि नहीं? जी मैम। गुड। तो ये काम हमने मतलब हम हमारा जो क्या उसको कहते हैं कि रीजन है for jn of x and j minus n of x sorry yn of x to be linearly independent, वो ये है कि yn of x is containing natural log of x, जो कि नॉर्मली हमारे सॉल्यूशंस में आता है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। हर एक में तो नहीं, लेकिन ये कि वो आता है कि कोई और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज आल्सो ए चॉइस। So the series development obtained if we insert in series in this section this and this into it and then let v approaches to n। तो ये दोनों काम हम करेंगे कि v को हम लिमिट लगा के n को यानी इंटीजर को अप्रोच कराएंगे और देखेंगे क्या हमारे पास वो फॉर्म बनती है। और फिर हम इसकी सीरीज एक्सपेंशन भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि yn of x और माइनस yn of x जो है ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखो कि yn of x और y माइनस n of x जो है वो आपस में लीनियरली डिपेंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सोल्यूशन नहीं है। अब सोल्यूशन क्या है बेसल फंक्शन का, बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या क्या है? अब सोल्यूशन हमारे पास है y इज इक्वल टू c1 j n of x प्लस c2 y n of x। ठीक है, अब ये दोनों सोल्यूशन है, एक ये वाला सोल्यूशन है, एक ये वाला। ये जो है वो दोनों जो है वो एक्चुअली ज्यादा से नॉन इंटीजर्स के सोल्यूशन है। इंटीजर्स के भी हम प्रूव करेंगे कि हैं, लेकिन जे एन ऑफ एक्स और जे माइनस एन ऑफ एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसी तरह वाई एन ऑफ एक्स और वाई माइनस एन ऑफ एक्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यानी हमारा जो बेसल फंक्शन का सोल्यूशन बनता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वो ये वाला है। चलिए, तो अब हम इसको अपने नोट्स से देख लेते हैं। मुझे खोल लेने दीजिए। अब आपको नजर आ रहे हैं मेरे नोट्स के पेजेस? बेटे आपको नजर आ रहे हैं? यस नो मैम। मैम। नहीं आ रहे अभी? जी अब आ रहे हैं। आ रहे हैं? चलो जी मैम। अच्छा, तो यहाँ पे वो सारी मैंने वही थ्योरी लिखी है जो मैं अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि भाई जे एन ऑफ एक्स और जे माइनस एन ऑफ एक्स जो लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, हमारे थे बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड पे। सो नॉन इंटीजर्स के चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो now for second kind of Bessel functions we choose a and b such that the above function could valid for integers too। अच्छा, यहाँ मैं ना थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट पे, सॉरी मैंने बंद कर दिया है। नजर आ रहा है ना आपको? आपको नजर आ रहा है ना बेटे? जी मैम। अच्छा, तो ये देखिए y के साथ हमने लिखा a j n of x प्लस b j माइनस n of x। तो हमने कहा कि लेट a और b हम चूज कर रहे हैं इस तरह से कि जो नया फंक्शन बने y और n of x वो इंडिपेंडेंट हो j n of x के। तो फिर a को हमने चूज किया टू बी c1 प्लस c2 टाइम्स cos n पाई ओवर sin n पाई, और b को
माइनस C2 डिवाइडेड बाय साइन एन पाई। तो इनकी वैल्यूज फिर उठा के हमने ए और बी की जगह पर रख दी, तो y जो है वो हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से, C1j n of x plus C2 cos n pi over sin n pi j n of x minus this। ठीक है, सो यहाँ से फिर हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या बन गया, y इज इक्वल टू C1j n of x plus C2, और ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है ना टर्म, ये वाली, ये हमारी क्या है, yn of x, दिस इज yn, जो सेकंड सॉल्यूशन है, कैपिटल yn इनफैक्ट लिखना चाहिए, ये कैपिटल y है, दिस इज कैपिटल yn। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कैपिटल yn लिख सकते हैं जैसे हमने बुक में देखा, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से सही है। तो so the term in the bracket is the Bessel function of second kind, but it is still for non-integers. We can write this as this। ठीक है, और फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन ये बन जाएगा। Now for any integer value of n, the Bessel function of second kind will reduce to 0 by 0 form। For example, अच्छा इस चीज को, इस बात को इग्नोर कीजिए कि this is to solution of second kind but still for non integers, इस बात को इग्नोर कर दें, कि ये still non integers के लिए है, इस बात को इग्नोर कर दें। इसको आपने इग्नोर कर देना। ठीक है, तो हम जो है वो मतलब j की वैल्यू जब हम n की वैल्यूज पुट करते हैं इन इंटीजर्स वाली 0 1 2 3, तो आप देखोगे 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, पहले हम इसको cos n पाई, चूंकि -1 टू द पावर n होता है, इसको यहाँ पे -1 टू द पावर n लिख लें cos की जगह पर, j n of x माइनस -1 ओवर पाई, अगेन यहाँ पे भी cos था -1 ओवर -1 की पावर n j n of x ओवर sin n पाई। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा कि ये माइनस j, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे j n of x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा -j n of x, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। और नीचे साइन तो वैसे 0 होता है जब n को 0 पुट करेंगे। इसी तरह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -j n of x, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +j n of x, तो उस केस में भी कैंसिल हो जाएगा। तो साइन जो है वो भी पाई 1 पाई पे भी 0 होता है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बना रहा है। अब इसको अवॉइड करने के लिए ना हम जो उन्होंने काम कहा था कि भाई हम लिमिट लेते हैं कि n अप्रोचेस टू सम वैल्यू p where p is integer, और इस जब ऐसे 0 बाय 0 फॉर्म बने तो हम हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, वो लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि आप जो है वो वाई एन ऑफ एक्स में ये जो चीज़ है सारी, इसका इंडिपेंडेंटली ऊपर वाली चीज़ का और नीचे वाली चीज़ का जो लिमिट आपकी है, यानी पी को अप्रोच करी ना, तो पी के लिहाज से हमने ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लेना है, नी कर ली बाय कर ली sorry d by dp of this value and d by dp of this value। after putting limit n is approaches to p, हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, जो हमारी लिमिट की, जिसको हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है, n is equal to p को अप्रोच करी तो p के लिहाज से। so yn of x is equal to this। अच्छा बहरहाल यहाँ पे उन्होंने फिर हमने n approaches to p जो है वो कर दिया है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, आपने इसको तो आप नोट करने लगोगे ना अपने पास, तो आप इसको n approaches to p ही लिखना। ठीक है, n approaches to p की लिमिट लगाई तो हमारे पास आ गया cos p पाई jp of x minus j minus p of x over sin p of x। ठीक है, सो
यहाँ से आप चलते हैं हम आगे इन्होंने ये प्रूफ स्टार्ट कर दिया है, ये मैंने प्रूफ स्टार्ट कर दिया। ये प्रूफ हम बाद में देखेंगे। हम जो है इसकी सीरीज एक्सपेंशन की तरफ चलते हैं, फंक्शन की फाइनल फॉर्म जो है वो देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो ये आ गया हमारे पास y(n) of x is equal to नेचुरल लिमिट। यहाँ पे अगेन उन्होंने n अप्रोचेस टू p लिखा हुआ, p अप्रोचेस टू n लिखा हुआ उल्टा कर दिया है, सो आप उसको जो है वो n अप्रोचेस टू p लिख लीजिए और आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। या मतलब अगर आप इस तरह चलना चाहते हैं तो आप पहले n को रिप्लेस करके p से, फिर हम कह देंगे कि p जो है वो n को अप्रोच कर रहा है, ताकि हमारा जो n वाला सोल्यूशन है वो n की फॉर्म में हो। ठीक है, पहले स्टार्ट पे ना p से रिप्लेस करके ना सारी चीज़ों को आप कह दें कि p जो है वो n को अप्रोच कर रहा है, फिर n इज इंटीजर। सेम ही बात है। ठीक है, इसमें परेशान ना हो। या अगर आप करना चाहते हैं n अप्रोच टू p तो वो कर लीजिए। इन्होंने पता नहीं क्यों एक दफ़ा n अप्रोच टू p किया है, फिर p अप्रोच टू n कर दिया। बहरहाल तो हम ना यहाँ पे ये करेंगे कि हम जनरली सॉल्व नहीं कर रहे इसको, हम एक y नॉट लेकर ना उसकी एक्सपेंशन देख रहे हैं, फिर हम y1 y2 वहाँ से खुद ही बना लेंगे। ठीक है, हम आसानी के लिए y नॉट की एक्सपेंशन खोल रहे हैं। सो जब n जो है वो 0 होगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 इसके लिए हमने फाइंड करना है ना, तो जब n 0 होगा तो y नॉट ऑफ x क्या आ जाएगा, लिमिट p अप्रोचेस टू 0 cos p पाई j p x माइनस j माइनस पी ऑफ एक्स ओवर साइन पी पाई। अब हमने क्या कहा कि हम ये चूंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है तो हम इसके ऊपर हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, और वो ये है कि आपने ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है और इसी तरह नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। किसके लिहाज से, जिसको हमारी लिमिट अप्रोच करी, यानी पी के लिहाज से। तो पी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यह आ जाएगा कॉस पी पाई, और जे पी ऑफ एक्स का एक दफ़ा आ जाएगा डेरिवेटिव, फिर माइनस कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन पी पाई, और साथ में पाई आ गया, और जे पी ऑफ एक्स वैसे रहा, माइनस इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, कर ली जे माइनस पी ओवर कर ली पी ओवर पाई इंटू कॉस पाई पी। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव ले लेना अलहदा से। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो अलग-अलग से ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का है। ये यहाँ पे मतलब सबका एक दफ़ा डेरिवेटिव नहीं है। तो ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव और नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, और इसके अंदर हम 0 रख देते हैं। p इक्वल टू 0 हमने डेरिवेटिव ले लिया है, तो p इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, 1 ओवर पाई cos 0 1 होता है, जे पी जे कर ली जे पी ओवर कर ली p माइनस ये चीज़ भी 0 हो गई, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें कि जो हम कॉस और साइन थे वहाँ पे हमने p की वैल्यू 0 पुट कर दी है, लेकिन जो डेरिवेटिव के लिए p इस्तेमाल हो रहा था ना, क्योंकि वो तो एक डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे हमने p को 0 नहीं किया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे p को 0 किया है। सो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास आ गया ये 1 ओवर पाई कर ली जे पी ओवर कर ली p माइनस कर ली j माइनस p ओवर कर ली p, where p above is the variable of derivation and here it is not used as integer. So ये variable of differentiation है हमारे पास यहाँ पे, therefore we didn't put it equal to 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाला है ना, माइनस कर ली j माइनस p ओवर कर ली p, इसमें हम लोग कुछ ये वाला चीज कर रहे हैं कि माइनस को यहाँ पर ले आए हैं, कर ली माइनस p, और यहाँ से माइनस खत्म होगी कर ली जे पी ओवर कर ली p ही बन जाता है। तो ये एक चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि माइनस को अंदर ला के हमने कहा कि कर ली जे पी जो है वो, तो कर ली जे माइनस पी जो है वो भी कर ली पी जे पी ओवर कर ली पी हो जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में। तो फिर y नॉट ऑफ x जो है हमारे पास आ गया ये, और इसको हम चूँकि दोनों सेम है 2 टाइम्स लिख देते हैं, 2 ओवर पाई कर ली p जे पी ओवर कर ली p, दिस इज j। So to evaluate this we can use jp of x, j हमें पता है क्या थे, ये इसकी वैल्यू है, जहाँ पे n है वहाँ पर p पुट कर दीजिए, और दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि हमारा y नॉट जो है वो इसका डिफरेंशियल है जे पी ऑफ एक्स का।
डिफरेंशिएट कर दें, कर ली जे पी ओवर कर ली पी, इस साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जो है चूँकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगी और ये टर्म जो है डिफरेंशिएट होगी, ठीक है, ब्रैकेट में इसकी पावर में p है और ये यहाँ पर गैमा ऑफ p आ रहा है, तो ये चीज़ डिफरेंशिएट होगी। तो इसको फिर हम अलहदा से एक और वेरिएबल रख के फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम वेरिएबल d, ठीक है, तो d की इक्वल पुट कर दिया हमने इसको चूँकि यहाँ पर देखें कि जिस चीज़ के लिहाज से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है वो पावर में है, हम यहाँ पे नेचुरल लॉग लगा लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ d क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x बाई 2 टू द पावर दिस, और चूँकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ गैमा ऑफ दिस थिंग, और यहाँ से ये पावर जो है उठा कर पीछे ले आएंगे हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए, टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x बाई 2, और ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम। फिर हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया तो इस साइड पे क्या आया, 1 ओवर डी, कर ली डी ओवर कर ली पी, और इस साइड पे ये दो फंक्शन हैं तो इनको अलग अलग से कर लें। जब इसको रहने देंगे और इसको करेंगे तो ये x है तो x के लिहाज से हमारा डेरिवेटिव नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, और जब हम इसको छोड़ के इसको करेंगे तो ये साथ में आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2m का 0 और p का 1 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेचुरल होगा तो 1 ओवर गैमा फंक्शन टाइम्स गैमा डैश ऑफ p प्लस m प्लस 1, और ये आ गई नहीं हमारे पास, ये वाली चीज़ आ गई। और यहाँ से आप d जो था वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे d की जो हमने वैल्यू सपोज की थी ऊपर वो पुट कर दीजिए, तो ये कर ली d ओवर कर ली p, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमने वो जो पाई d था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज के साथ, और मल्टीप्लाई करके आई थिंक फिर से कॉमन निकाल लिया। बहरहाल कॉमन ही रहने दें आप उसको, क्या किया इन्होंने, कॉमन ही रहने दें। सो ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर जो हमने कुछ चीज़ छोड़ के बाकी चीज़ को डी रखा था और हमने डेरिवेटिव लेना था तो उस चीज़ का डेरिवेटिव आ रहा था सिर्फ, सो डेरिवेटिव यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, कर ली जे पी ओवर कर ली पी का डेरिवेटिव ले रहे थे हम, तो ये आ गया हमारे पास का डेरिवेटिव, ये चीज़। अब यहाँ से ये एक हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑयलर्स कांस्टेंट, ये गैमा डैश 1 ओवर गैमा 1 जो है वो माइनस ये गैमा होता है, इसको भी हम गैमा कह रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज गैमा, इस तरह गैमा है, इसको हम ऑयलर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट गैमा डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस गैमा, और नीचे गैमा ऑफ 1 आ रहा है ना आपके पास, ये तो होता है 1 का फैक्टोरियल होता है ना ये, विच इज इक्वल टू 1, सॉरी 0 का फैक्टोरियल होता है विच इज इक्वल टू 1। तो फिर gamma is called the Euler's constant and its value is 0.5772, या आपकी बुक पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा अगर यहाँ से कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। बहरहाल ये हमने अंदर यूज करनी है। तो जब यहाँ पे 1 है तो ये माइनस गैमा की इक्वल होता है, जब यहाँ पर गैमा डैश ऑफ m प्लस 1 ओवर गैमा m प्लस 1 होगा तो अब यहाँ पे ये सीरीज की फॉर्म में होगा कि माइनस गैमा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस सो ऑन 1 ओवर m, जो ये वैल्यू है m की उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगा, where minus gamma correspond to 1 and next series correspond to m। ये जो माइनस गैमा है ये गैमा डैश ऑफ 1 है, और जो ये सारी सीरीज है ये m की वैल्यू के लिहाज से चेंज होगी। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, गैमा की वैल्यू पुट कर दें आगे इसके अंदर,
तो वाई नॉट ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा, ये हमने गैमा गैमा जो है उसकी वैल्यू पुट कर दिया है। ये देखिए इसका था ना स्क्वायर था नीचे, यहाँ पर ना इसका बन रहा था स्क्वायर, ये देखिए। तो एक हम बाहर ले आए हैं गैमा ऑफ m+1 और एक को अंदर रहने दिया है। तो ये जो रेशियो है इसको हमने गैमा के ऊपर पुट किया, जबकि ये वाला गैमा स्टिल हमारे पास है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास ये वाला गैमा आ रहा है अभी पी को जो, और बाकी जो चीज़ है ये जो हमने गैमा डैश ओवर गैमा था उसकी वैल्यू ये रख दी है। सो वाई नॉट आपके पास फिर आ जाएगा समेशन m स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये और साथ में ये जो चीज़ थी नेचुरल लॉग ऑफ x/2, यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो प्लस गैमा, और फिर आपने माइनस को सिर्फ गैमा यहाँ से बेसिकली बाहर निकाला, बाकी चीज़ को अंदर रहने दिया। सो नेचुरल लॉग ऑफ x/2 प्लस गैमा आपने एक में लिख लिया, और बाकी इस सारे को अगेन